हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान। चैप्टर होने वाला है 2 शोषण। चलिए, इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाला है, पूरे अध्याय को समाप्त करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम लोग एक एक टॉपिक को चित्र के माध्यम से समझेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट, शोषण। देखिए, कहता है शोषण वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शोषण वैसी सम्मिलित क्रिया कहते हैं जो बाहर से क्या करता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक इसको पहुंचाया जाता है, जहां पर इसका उपयोग कोशिका किस रूप में करता है, ईंधन के रूप में करता है। ठीक है, और ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण कई चरणों में इसका एंजाइमों की उपस्थिति के कारण जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है, जो इससे क्या होता है, एटीपी उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो फिर से उसको क्या करता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं शोषण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये शोषण प्रक्रिया हो गया है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं शोषण के प्रकार। देखिए, शोषण के प्रकार, शोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय शोषण, दूसरा होता है अवायवीय शोषण। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बारे में। चलिए देखिए, वायवीय शोषण कहता है यह शोषण का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका का द्रव में होती है, अतः इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरूवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, पहला कौन कौन होता है। पहला नंबर में है पाइरूवेट। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाता है, जो कि कहाँ होता है, जो ईस्ट में होता है। ठीक है, पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मतलब पाइरूवेट जो होता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथेनॉल में। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। किण्वन कहलाता है, जो कहाँ होता है, जो ईस्ट में होता है। ठीक है, देखिए दूसरा होता है ऑक्सीजन। कहता है ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहता है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ऑक्सीजन के अभाव में, कहाँ पे, पेशियों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ग्लूकोज जो है टूटता है तो क्या होता है, पाइरूवेट में टूटता है, और ये एटीपी ऊर्जा के रूप में ये होता है। ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में होता है ये क्रिया, और ये क्या बनाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो इसका होता है, ऑक्सीजन के जो अनुपस्थिति में कहाँ होता है, ये ईस्ट में होता है, जो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, फिर देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर CO2 और H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ग्लूकोज का विखंडन। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। ठीक है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, CO2 और H2O जल का भी निर्माण होता है। देखिए, कहता है जल का निर्माण होता है, चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं वायवीय शोषण।
देखिए वायवीय शोषण कहता है शोषण के प्रथम चरण में बना पायरूवेट पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो देखिए ईस्ट में भी होता है। देखिए इसका जो है मतलब यहाँ जो इसका जो है ऑक्सीकरण पायरूवेट का जो ऑक्सीकरण हो पाता है। तो देखिए पायरूवेट का ऑक्सीकरण जो होता है कहाँ होता है, देखिए ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ होता है, पेशी ऊतक में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में होता है। जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर ये CO2 का निर्माण CO2 और H2O प्लस मतलब ऊर्जा का यहाँ से उत्पादन होता है। कहता है कि देखिए कहता है कि जिससे फलस्वरूप CO2 जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो ATP के रूप में संचित रहती है। ठीक है, जो ATP के रूप में क्या होता है, संचित रहता है। चलिए देखिए पौधों में शोषण। देखिए पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण प्रक्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में पत्तियों से रंध्रों द्वारा वृक्षों के तनों की वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रकाश प्रवेश करती है। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से मूल रोम द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती है। पौधे मूल रोम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान की दिशा इनकी आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दिन में शोषण से निकली CO2 गैस की जगह ऑक्सीजन रंध्रों से निकलती है। रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, अतः शोषण से CO2 गैस रंध्रों द्वारा निकलती है। देखिए जैसा पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये देखो कैसे मान के चलिए कि ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए ये जड़ों द्वारा क्या होता है कि जड़ों द्वारा इसको वात रंध्रों द्वारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से ये जड़ द्वारा, जड़ में जो मिट्टी में जो हवा घुला रहता है तो वो जड़ द्वारा इसको कब मिलता है, दिन में कि रात में। तो देखिए ये कभी कभी क्या, देखिए पेड़ पौधा दिन में क्या होता है, CO2 गैस लेगा और ऑक्सीजन छोड़ता है। वही रात में ये क्रिया उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है, दिन में ये ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसलिए जो है ये ऐसा ये, क्योंकि देखिए दिन में तो सूर्य का प्रकाश इसको मिल जाता है जिससे कि इसका भोजन जो है बन जाता है ना। लेकिन रात में इसका सूर्य को ऊर्जा नहीं मिलता है, जिसके कारण इसको क्या होता है, रात की अपेक्षा इसमें रात मतलब दिन की अपेक्षा इसमें रात में जो है उल्टी क्रिया हो जाता है। मतलब दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, लेकिन रात में ये क्या होता है कि ऑक्सीजन लेता है और उल्टे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाता है। तो चलिए ये था हम लोगों का पौधों में पोषण। चलिए आगे हम लोग समझते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। देखिए जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कहता निम्न श्रेणी के जंतुओं में शोषण गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, ये अपने शोषण की क्रिया विसरण द्वारा करते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में शोषण गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया श्वास नली या ट्रेकिया, 2 नंबर इसमें हो गया गिल्स, 3 नंबर में हो गया फेफड़ा। तो चलिए हम लोग जंतुओं में जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो अंग होते हैं ये 3 ही अंग होते हैं। देखिए इसमें इसके बाद जो हमने पढ़े हैं कि देखिए जंतुओं में गैसों आदान प्रदान के लिए जो एक कोशिकीय होता है उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। वो अपना जो है शोषण गैसों का जो शोषण का क्रिया होता है वो क्या होता है, वो विसरण द्वारा ही कर लेता है। लेकिन उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, शोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया ट्रेकिया या श्वास नली, दूसरा हो गया गिल्स और तीसरा हो गया फेफड़ा। तो चलिए हम लोग इसी को तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि श्वास नली या ट्रेकिया। ठीक है, पहला नंबर में दिया है श्वास नली या ट्रेकिया। कहता है ट्रेकिया द्वारा शोषण कीटों में होती है। ठीक है, ट्रेकिया द्वारा शोषण कीटों में होती है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नालिकाएं होती है जो एक और नीचे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतहों पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है, जैसे टिड्डा हो गया, तेलचट्टा हो गया इत्यादि। ये जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होता है, श्वास के लिए इसमें ट्रेकिया पाया जाता है, श्वास नली पाया जाता है। जैसा कि आप लोग ये चित्र देख रहे हैं यही है क्या, ट्रेकिया, जो एक जो है शरीर के अंदर होता है और दूसरी शरीर के सतह पे होता है, जिसके द्वारा ये जो है कीट पतंग जो है, जैसे ये तिलचट्टा हो गया, ये कीट हो गया, ये सब इसको क्या करता है, इसका उपयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं।
चलिए 2 नंबर में हम लोग समझ लेते हैं गिल्स। कहता है गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। यह सामान्यतः मछलियों में पाए जाते हैं। मछली में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं जो सिर के पार्श्व भाग में आग के पीछे स्थित होता है। हर गिल्स के एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठक कहते हैं। गिल्स कोष्ठक एक और आहार नाल की ग्रहणी में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएं होती है। मछलियों में जल की धारा मुक्त से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन जो ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। जैसे झींगा हो गया, ये सब क्या हो गया, देखिए ये झींगा हो गया, सौंप हो गया, मछली हो गया, इस सब में क्या होता है, गिल्स पाया जाता है। और गिल्स देखिए गिल्स किसके लिए उपयोग होता है, देखिए जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो देखिए ये ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ है, तो ये ऑक्सीजन का जो उपयोग कौन करता है, मछली करता है। अपने गिल्स के माध्यम से ये जल को लेता है और यहाँ से जो है क्या करता है कि गिल्स के माध्यम से जो इसको ऑक्सीजन चाहिए वो रक्त में चला जाता है। बाकी के जो ये खाना जो रहता है इसमें ये ले लेता है और बाकी के गिल्स के माध्यम से बाहर ये निकल जाता है। तो देखिए इसमें जो गिल्स होता है मछलियों में, तो देखिए एक जो है ये कोष्ठक होता है जिसमें ये छल्ली की तरह रहता है, ठीक है, और ये आँख के नीचे दोनों साइड रहता है मछली में। तो मछली में श्वसन के लिए जो अंग पाया जाता है वो क्या होता है, वो गिल्स होता है, इसी को गिल्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं और इसके बाद ये जो है गिल्स के ऑक्सीजन ले रहा है और ये गिल्स के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर छोड़ रहा है ना, और बाकी के जो है ये मतलब शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है ये इसके रक्त में चला जाता है, भोजन भी इसके चला जाता है अंदर। तो इस तरह से मतलब जो है मछली क्या होता है, श्वसन के लिए किसका उपयोग करता है, तो गिल्स का उपयोग करता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मछली में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स पाया जाता है। कीट पतंगों में क्या पाया जाता है, श्वास नली या ट्रेकिया पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं फेफड़ा। देखिए कहता है फेफड़ा, कहता है उपसंघ के उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। वर्ग एम्फीबिया जैसे मेढक में फेफड़ों के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। देखिए उच्च संघ के जितना भी प्राणी है सब में क्या होता है, श्वसन के लिए जो है ना फेफड़ा तो पाया ही जाता है, लेकिन मेढक ऐसा प्राणी है जो फेफड़ा के साथ ये त्वचा से भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद ये ग्रसनी से भी क्या करता है, श्वसन क्रिया कर सकता है। इसलिए मेढक क्या होता है, कभी कभी ये जल में भी रह सकता है और कभी कभी ये स्थल में भी रह सकता है ना। जब ये सूखा में रहेगा तो ये सूखा में रहेगा तब ये क्या होगा, तब ये फेफड़ा द्वारा जो है सांस लेगा। जब ये जल में रहेगा तो ये त्वचा द्वारा शोषण करता है, ठीक है। और जब मिट्टी के अंदर रहेगा ये तब ये क्या होता है, ग्रसनी द्वारा शोषण करता है। इसलिए मेढक जो है सभी जगह आसानी से रह लेता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं मानव श्वसन तंत्र। ये मानव श्वसन तंत्र कौन कौन है, चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। कहता है श्वसन तंत्र मनुष्य में नासिका हो गया, है ना, नासिका छिद्र हो गया जिसको नाक को छिद्र कहते हैं। स्वर यंत्र हो गया, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर स्वर यंत्र का निर्माण करता है। तो ये मानव का श्वसन तंत्र है, जिसमें देखिए क्या सब होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में, कहता श्वसन तंत्र में मनुष्य के नासिका छिद्र हो गया, ठीक है, ये हो गया नासिका छिद्र, ये हो गया स्वर यंत्र और ये श्वास नली तथा फेफड़ा मिल करके क्या करता है, स्वर यंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कहता है नसिका, है ना, नसिका ये हो गया नसिका, है ना। कहता नसिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है ना। नसिका जो है मुख द्वार, ये हो गया मुख द्वार, है ना, ये मुख द्वार के ठीक ऊपर ये नसिका होती है। कहता नसिका कहता है इसमें 2 नासिका छिद्र होते हैं, दोनों छिद्रों के बीच नासा पट्टिका होता है ना। देखिए इस नासिका में 2 छिद्र होता है और इसके बीच में एक पट्टी होता है ना, जो दोनों को अलग अलग बांट देता है। कहता है जो दोनों को अलग अलग करती है, दोनों छिद्रों के अंदर नासिका बेस में खुलते हैं, मतलब ये दोनों को होते हुए दोनों छिद्र क्या होता है, नासिका बेस में खुल जाता है, यहाँ पर आकर के एक में मिल जाता है ना।
नालिका की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी पिलोटी की बनी होती है जिससे कांची कहते हैं। देखिए नाक का जो द्वार होता है, बीच का जो नाक में ये बीचला जो फटी होता है नाक का, ये कैसा होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, जिसे कांची कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए स्वर यंत्र है ना। स्वर यंत्र नासिका बेस्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे अगला भाग स्वर यंत्र में खुलता है। स्वर यंत्र में भाल की तरफ पतली परत होती है जो श्वसन क्रिया क्रम में श्वास नली के गर्म मार्ग को खोल देती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं श्वास नली। कहता है स्वर यंत्र का अगला भाग श्वास नली में खुलता है। यह 11 सेंटीमीटर लंबी नली या तथा इसका व्यास लगभग 16 mm का होता है। श्वास नली के पतली दीवार को मजबूती देने के लिए कई वाल्व होते हैं। यह वलय वायु निकलने के क्रम में चिपकने से बचाते हैं। श्वास नली आगे चलकर दो श्वसनियों में बंट जाते हैं। श्वसनियों का अगला भाग फेफड़ों में खुलता है। तो यह था हम लोगों का मनुष्य का श्वास नली, जो आगे चल करके क्या होता है। देखिए कहता है स्वर यंत्र का अगला भाग, ये स्वर यंत्र है ना, स्वर यंत्र का ये अगला भाग हो गया। और इसका अगला भाग कहाँ खुलता है, इधर से इधर। देखिए ये वाला भाग जो है स्वर यंत्र का हो गया, और आगे वाला भाग कहाँ खुलता है, तो ये फेफड़ा में आकर खुलता है। ठीक है, फेफड़ा में खुलता है। और यह कितना है, ये 11 सेंटीमीटर लंबी नली है तथा इसका व्यास जो होता है ना, ये नली देख रहे हैं ना, इसका व्यास जो होता है 16 mm का होता है, मिलीमीटर का होता है। श्वास नली के पतली दीवार को मजबूती देने के लिए कई वलय होते हैं। ठीक है, श्वास नली को मजबूती देने के लिए कई पतली दीवार होती है इसमें। ठीक है, कहता यह वलय वायु निकलने के क्रम में चिपकने से बचाता है। श्वास नली आगे दो श्वसनियों में बंट जाता है। श्वसनियों का अगला भाग फेफड़ा में खुलता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है श्वास नली का ये यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर आते आते ये दो भागों में बंट गया है। ठीक है, ये दो भाग में बंट गया है। तो ये था हम लोगों का श्वसनी मतलब श्वास नली, मनुष्य का श्वास नली। चलिए आगे देखिए फेफड़ा। अब हम लोग जो देखिए श्वास नली का अगला भाग जो है फेफड़ा में खुलता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं फेफड़ा। कहते हैं फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को वक्ष गुहा कहते हैं। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय की इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। देखिए ये जो है फेफड़ा जो है स्पंज की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और ये दो जो है गुहा के अंदर जो है मतलब इसके अंदर जो कवच बना हुआ है इसको वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ये फेफड़ा रहता है और इसके नीचे क्या रहता है, हृदय रहता है। ठीक है, कहता फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़ों के फैलने और वास्तविक रूप में लौटने के व घर्षण का कम करता है। देखिए फेफड़ा के बीच में एक म्यूकस होता है जो फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में जो ये क्या करता है कि घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, म्यूकस। चलिए आगे हम लोग समझते हैं श्वसन क्रिया। देखिए श्वसन क्रिया, श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नसिका से फेफड़े तक पहुंचता है जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिका और रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रवास कहते हैं, परश्वास कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया स्वच्छवास कहलाती है जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नसिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। प्रवास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नसिका तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है जिसमें स्थित रक्त कोशिकाएं हृदय से आए अनॉक्सीकृत रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके हीमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन देता है जिससे ऑक्सीजन विभिन्न क्रियाओं तक पहुंचता है जो भोजन के अणु को अनॉक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन करता है। ऊर्जा उत्पादन के फलस्वरूप बना कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं के रक्त में पहुंच जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोहीमोग्लोबिन बनाता है जहां यह टूटकर हीमोग्लोबिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उच्चवास द्वारा कर बाहर निकल जाता है।
तो यह था हम लोगों को शोषण से रिलेटेड ये पूरा अध्याय हमने इसमें हमने पूरा अध्याय पढ़ने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।